अच्छा, सीए फाइनल, सीएमए फाइनल, एक टॉपिक जिससे आपको बहुत ज्यादा डर लगता है भाई तेरा उसे खत्म करेगा, टीडीएस टीसीएस का। मल्टीपल अमेंडमेंट आए हैं फॉर द पर्पज ऑफ May 26 एंड ऑनवर्ड एग्जामिनेशन। डिटेल के अंदर में हम इसको कवर करेंगे अलॉन्ग विद द केस लॉज एंड एज वेल एज अमेंडमेंट। तो ऐसा हो सकता है एक वीडियो के अंदर में कवर ना हो तो दो वीडियो के अंदर में मैं इसे कवर करने की कोशिश करूं, पर हाँ मैं इसे फटाफट फटाफट क्या कर दूंगा, कंप्लीट कर दूंगा। यस और नो। बाकी के सारे टॉपिक के भी चार्ट रिवीजन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे होंगे तो जल्दी से देख लेना। इसी के साथ साथ जितने भी कमिटमेंट मैंने आपको किए थे, चाहे वो रेगुलर लेक्चर के अंदर में दो दो तीन तीन बार पढ़ाना हो, फास्ट ट्रैक के अंदर में कंप्लीट करवाना हो, प्रॉब्लम सॉल्व करवाने हो, जुडिशियल अपडेट्स देना हो, स्टैट्यूटरी अपडेट्स देना हो, ऑडियो रिवीजन देना हो, टेस्ट पेपर देना हो, चार्ट रिवीजन देना हो, मैंने मेरे सारे वादे इसी के साथ पूरे करते जा रहा हूं। यस अनु मालिक। तो चलिए डिटेल के अंदर में टीडीएस टीसीएस को पढ़ते हैं। आपके पास ये चार्ट रिवीजन, आपके पास अगर ये चार्ट नहीं है तो आप मंगा सकते हैं ekatwamacademy.com से, या फिर आप मेरे साथ भी फटाफट अपनी जो एग्जिस्टिंग बुक है उसके अंदर से भी आप क्या कर सकते हैं, रिविजन कर सकते हैं। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट दैट यू क्लियर द एग्जामिनेशन विद द होल ऑफ योर कंटेंट एंड दैट इज व्हाट इज नीडेड फॉर द एग्जाम। यस मालिक। तो चलिए शुरुआत करते हैं चार्ट रिवीजन की। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या ला करके रखा है, समरी ला करके रखा है, टीडीएस और टीसीएस की समरी ला करके रखा हुआ है। एक बात समझिएगा, ये चार्ट जब मैंने रिलीज किए थे, राइट, कुछ चीजें इसमें नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर वाली ऐड नहीं हुई थी, तो ड्यूरिंग चार्ट्स हम वो भी क्या कर देंगे, इसके अंदर में ऐड कर देंगे। क्लियर है मालिक। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको समरी चार्ट दिया है ऊपर से नीचे तक, ये सबसे एंड में पढ़ना है आपको, ये स्टार्ट में नहीं पढ़ना है, ये सबसे एंड में पढ़ना है आपको। क्लियर है मालिक। यस। यहां पे आता है आपका नेक्स्ट चीज है आपका द होल स्कीम ऑफ टीडीएस। आखिर टीडीएस एंड टीसीएस वर्क कैसे करता है। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं टीडीएस के ऊपर। देने वाला जब भी देता टीडीएस काट के, तो जो बंदा पैसे दे रहा है उसे कहा जाता है डिडक्टर, उसे कहा जाता है पेयर। तो ये दोनों नाम से इस चैप्टर के अंदर में उसे एड्रेस किया जाता है, पेयर या डिडक्टर। जिसका कटता है दैट इज पेई या डिडक्टी, जिसका पेमेंट में से टीडीएस करता है दैट इज पेई या डिडक्टी। अब देखिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम लाया क्यों। गवर्नमेंट का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था स्कीम को कि भैया रिसीवर अपनी इनकम कहीं क्या कर दे, डिफ्लेट ना कर दे। इसी के लिए सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आप जितना पेमेंट दे रहे हैं उसके ऊपर एक सर्टेन परसेंटेज कट कीजिए एंड आप क्या कीजिए, सरकार को सबमिट कर दीजिए। यस। तो पेयर के ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल रखी है, इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखिएगा। सबसे पहले पेयर को अगर टीडीएस कट करना है तो उसके पास टैन नंबर होना जरूरी है। एट द सेम टाइम अगर सामने वाला पेई पैन नंबर नहीं देता तो हायर रेट पे टीडीएस डिडक्ट करना। प्लस एक ये स्कीम भी थी कि सामने वाले ने रिटर्न भरना या नहीं चेक करना, खैर अभी वो डिलीट हो चुकी है। देन एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पेयर की कि जितने पेमेंट्स पे टीडीएस डिडक्ट किया उसकी डिटेल सरकार को देना बाय वे ऑफ अ स्टेटमेंट, जिसको हम कहते हैं टीडीएस रिटर्न। साथ साथ में टीडीएस के पेमेंट करना, जो आपने डिडक्ट किया है वो अल्टीमेटली आपके पास नहीं रखने, वो सरकार को देने हैं, तो पे द टीडीएस। एंड अल्टीमेटली जिसका टीडीएस आपने कट किया उसे क्या करना, टीडीएस के सर्टिफिकेट इशू करना। तो ये सब है थ्योरी पार्ट ऑफ द टीडीएस के अंदर में। ये कहाँ आता है बेटा, ये सारा आता है थ्योरी पार्ट के अंदर में, राइट। पेई की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहला, सामने वाले को क्या प्रोवाइड करो, आप पैन प्रोवाइड करो। अगर आपको लग रहा है कि टीडीएस कम रेट से डिडक्ट करना चाहिए तो आप एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करो फॉर लो डिडक्शन, नो डिडक्शन। ऐसी कुछ चीजें आपको दी गई है टीडीएस के अंदर में। अच्छा, आप जब भी टीडीएस का पेमेंट कलेक्ट करेंगे बेसिकली आप किसको देंगे, गवर्नमेंट को देंगे। अब गवर्नमेंट की वेबसाइट कौन सी है, हम सबने पता है, हम सबको पता है, ट्रेसेस इज द वेबसाइट, जिसका फुल फॉर्म है टीडीएस रिकंसिलिएशन एनालिसिस एंड करेक्शन एनेबलिंग सिस्टम। यस और नो मालिक। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे इन एक एक सेक्शंस के बारे में हम लोग पता करते जाएंगे। चेक कर लीजिए एक बार। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेसिक से। टीडीएस डिडक्ट कौन करता है, पेयर डिडक्ट करता है। किसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करता है, स्पेसिफाइड पेमेंट्स जो इस सेक्शन के अंदर में लिखे हैं उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करता है। समटाइम्स ऑन पेमेंट, समटाइम्स ऑन क्रेडिट, whichever has been given in the section. Yes or no? ओके सर, अगर मान लीजिए मैं किसी को पेमेंट कर रहा हूं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीडीएस डिडक्ट करने की। अगर पेयर ने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया तो क्या हो जाएगा, वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, मैं अगर किसी को पे कर रहा हूं मतलब बेसिकली मेरे लिए वो एक्सपेंसेस है, इट विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन। एनआर को मैंने पेमेंट कर दिया विदाउट टीडीएस, 100% डिसअलाउ हो जाता है। रेसिडेंट को मैंने पेमेंट कर दिया विदाउट टीडीएस, 30% डिसअलाउ हो जाता है एज पर सेक्शन 40A(I) और IA। तो भैया पीजीपीपी कंप्यूट करते वक्त विजय को फिर डिडक्शन मिलने वाला नहीं है, ये बात याद रखनी होगी। ओके, एक बात समझिए, मैंने अगर किसी का टैक्स काटा है तो क्या ये टैक्स पेमेंट विजय के बिहाफ पे माना जाएगा या जिसका टैक्स काटा है उसके बिहाफ पे माना जाएगा। तो मैं जिसका टीडीएस काट रहा हूं ये उसका क्रेडिट बनेगा। सो टैक्स डिडक्टेड, राइट, shall be treated as payment of tax on behalf of assessee
एंड असेसी कैन क्लेम द क्रेडिट ऑफ सच टैक्स पेड। तो जिसका मैं टीडीएस कट कर रहा हूं वो उसका टैक्स क्रेडिट क्या करेगा, क्लेम करेगा। अब अज्यूम कीजिए, मैं आपको एक और बात बताता हूं, ग्रॉसिंग ऑफ टीडीएस। मान लीजिए मैं आपको 10 रुपए देने वाला हूं, जिसमें से 1 रुपीज मैंने टीडीएस डिडक्ट किया, आपको कितने रुपए मिले नेट, 9 रुपीज। तो आप अपनी इनकम 9 दिखाएंगे या 10? यस, आप अपनी इनकम 10 दिखाएंगे, 9 नहीं। और ये जो 1 जो है क्रेडिट, आप अपने 10 के ऊपर टैक्स निकालेंगे, इसमें से 1 रुपए टैक्स ऑलरेडी पेड बोल करके माइनस करेंगे, जिसको हम कहते हैं टीडीएस क्रेडिट, जिसको हम क्या कहते हैं, टीडीएस क्रेडिट। और ये क्रेडिट आपको किस बेसिस पे मिलता है, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन फर्निश बाय द डिडक्टर। मैं जो इंफॉर्मेशन फर्निश करता हूं उस बेसिस पे आपको क्या मिलता है, टैक्स क्रेडिट मिलता है, जिसको हम 26 AS कहते हैं। क्या कहते हैं, 26 AS। क्लियर है मालिक? ओके अब एक और बात आती है, मान लीजिए अगर आपकी इनकम किसी और के साथ क्लब हो रही है, आपकी इनकम किसी और के साथ क्लब हो रही है, राइट। अब टीडीएस तो आपका कटा है, तो टीडीएस का क्रेडिट आपको मिलेगा, जिसके पास इनकम क्लब हुई है उसको मिलेगा। लॉ कहता है जिसके साथ इनकम क्लब हुई है उसको ये क्रेडिट मिलेगा। So where the income is accessible in the hands of person other than deductee, credit shall be given to such other person and not the deductee। चेक कर लीजिए। आगे आइए, अब आता है प्रोपोर्शनल टीडीएस। अब ये प्रोपोर्शनल टीडीएस क्या होता है, देखिए मान लीजिए मैं आपको इनकम दे रहा हूं जो पार्टली इस साल में टैक्सेबल और पार्टली अगले साल में टैक्सेबल होने वाली है, तो टीडीएस का क्रेडिट भी पूरा आपको इस साल नहीं मिलेगा, टीडीएस का क्रेडिट भी क्या हो जाता है, अपोर्शन हो जाता है। सो टीडीएस क्रेडिट विल बी गिवन फॉर द असेसमेंट ईयर इन विच सच इनकम इज असेसेबल। इफ इनकम इज असेसेबल ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स, क्रेडिट शैल बी अलाउड प्रोपोर्शनेटली। तो क्रेडिट को भी क्या किया जाएगा, प्रोपोर्शन किया जाएगा। एक सेक्शन है सेक्शन 205 जो कहता है बार अगेंस्ट द डायरेक्ट डिमांड। एक बात समझिए, अगर किसी अमाउंट के ऊपर ऑलरेडी टीडीएस हो चुका है तो उतना टैक्स आपको पे करने की जरूरत नहीं, बेसिकली क्योंकि उसका आपको क्रेडिट मिल जाता है, राइट। मेरे हिसाब से ये है काम की चीज जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन बन सकता है। ध्यान से सुनना, बीडीआर फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड। अब देखिए क्या होता है, बेसिकली जब भी मैंने आपसे टीडीएस कट किया, राइट, मैं ये टैक्स सरकार को पे करता हूं और इसकी इंफॉर्मेशन भी सरकार को प्रोवाइड करता हूं, स्टेटमेंट भर के कि भैया मैंने इसका इतना टीडीएस कट किया हुआ है, बराबर है। अब कई बार ऐसा होता है कि मैंने आपका टैक्स कट कर दिया, राइट, मैंने पे भी कर दिया, पर वो 26 AS में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। तो अगर 26 AS में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा मतलब आप उसका क्रेडिट ले नहीं सकते। तो सवाल उठता है कि आपका तो टैक्स कट चुका था, तो क्या इसमें आपकी गलती है, आपको क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इवन दो 26 AS में वो नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे बीडीआर फिनवेस्ट का सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आता है जो कहता है कि अगर आपके पेमेंट से टीडीएस डिडक्ट हो चुका था तो आपको इसका क्रेडिट मिल जाएगा, भले ही वो 26 AS में रिफ्लेक्ट हो रहा हो या नहीं हो रहा हो। मेरी बात याद रखना, ये चीज आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। So it was held that credit should be given, ध्यान से सुनना, it was held that credit should be given even though it is not reflected in 26 AS and no recovery could be made from the assessee of such tax। तो आपके 26 AS में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर आप डिपार्टमेंट को प्रूव कर देते हैं कि हाँ भैया आपका तो कटा है, तो आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। चेक कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि टीडीएस करते वक्त सरचार्ज करना है क्या। जरा ध्यान से सुनिए, टीडीएस के रेट के ऊपर क्या सरचार्ज के रेट लगाने हैं या नहीं लगाने हैं। तो एक बात समझिएगा, सरचार्ज एंड सेस जनरली रेसिडेंट को जब आप पेमेंट करते हैं नहीं लगता, एक्सेप्ट इन केस ऑफ सैलरी। तो अगर आप सैलरी पे कर रहे हैं, सैलरी के ऊपर सरचार्ज एंड सेस एप्लीकेबल जो है वो है, पर अदर कोई भी पेमेंट कर रहे हैं जो आप रेसिडेंट को, उसके ऊपर क्या नहीं लगता, ना सरचार्ज लगता है ना सेस लगता है, ओनली टीडीएस का रेट। यस, राइट। सो in case of company no surcharge and HEC, in case of other SSE only in case of salary surcharge and HEC is applicable। क्लियर है मालिक? हाँ, पर जब आप किसको पेमेंट कर रहे हैं मालिक, नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं, जब आप किसको पेमेंट कर रहे हैं, नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं, तो मैंडेटरीली सरचार्ज एंड सेस क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। तो सरचार्ज एंड सेस कब एप्लीकेबल है, नॉन रेसिडेंट के केस में एप्लीकेबल है। अब इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए एक एनआर का जो टीडीएस का रेट है वो है लेट्स से 20%, तो आपका इफेक्टिव टीडीएस रेट कितना होगा बॉस, 20.8%। कैसे, 20% टीडीएस का लगेगा एंड 4% एचईसी का लगेगा। तो ये याद रखना, जब भी आप एनआर को पेमेंट कर रहे हो, एनआर को पेमेंट करते वक्त एप्लीकेबल सरचार्ज एंड एचईसी लगता है, रेसिडेंट को पे करते वक्त एप्लीकेबल सरचार्ज एंड एचईसी नहीं लगता। फिर आता है टीडीएस एंड जीएसटी का इंटरमिंगल, है ना, टीडीएस एंड जीएसटी का इंटरमिंगल। बेसिकली सामने वाला जब भी हमको बिल इशू करता है तो वो बिल के साथ साथ टीडीएस भी बिल के साथ साथ जीएसटी भी लगाता है। तो सवाल उठता है कि क्या हमें टीडीएस इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी करना है या एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी करना है। तो ये डिपेंड करता है बिल के ऊपर। अगर बिल सेपरेटली जीएसटी शो कर रहा है तो आपको टीडीएस करना है अमाउंट एक्सक्लूडिंग जीएसटी पे, और अगर आपका जीएसटी सेपरेटली शो नहीं हो रहा है तो होल अमाउंट पे टीडीएस होना चाहिए। सो जीएसटी इज सेपरेटली शोन, टीडीएस ऑन द अमाउंट एक्सक्लूडिंग जीएसटी, जीएसटी इज नॉट सेपरेटली शोन, टीडीएस हैज टू बी डन ऑन द होल अमाउंट। क्लियर है मालिक? चेक करो।
यस सर। सबसे पहली चीज आती है, अगर आपको टीडीएस डिडक्ट करना है तो आपके पास टैन नंबर होना जरूरी है। टैन इज गिवन बाय सेक्शन 203A। हर पर्सन जो भी टैक्स डिडक्ट या कलेक्ट करना चाहता है उसके पास टैन नंबर होना जरूरी है। ये टैन नंबर हर चालान, हर सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर होना चाहिए। काम की चीज है ये काम की चीज है। इन सेक्शंस में टीडीएस डिडक्ट हो सकता है इवन इफ देर इज नो टैन। कौन कौन से सेक्शन? 194 आई ए होना चाहिए यहाँ पे। 194 आई ए के अंदर में टीडीएस डिडक्ट हो सकता है इवन दो देर इज नो टैन नंबर। 194 आई बी के अंदर में भी हो सकता है, क्यू के अंदर में भी हो सकता है, एम के अंदर में भी हो सकता है, एस के अंदर में भी हो सकता है। तो इन सेक्शन में आपका टीडीएस हो सकता है, भले आपके पास टैन नंबर नहीं है। काम की चीज है ये, चेक कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर आते हैं, पैन। अब देखिए, अगर मैं आपको पेमेंट कर रहा हूं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे क्या प्रोवाइड करने की? पैन प्रोवाइड करने की। अगर आपने मुझे पैन नहीं दिया तो मैं टीडीएस हायर रेट पे डिडक्ट करूंगा। कौन सा हायर रेट? रेट इन एक्ट, रेट इन फोर्स और 20%। रेट इन एक्ट, रेट इन फोर्स और 20%, विच एवर इज हायर रेट से मैं आपका टीडीएस डिडक्ट करूंगा। हालांकि ये टीडीएस अगर 194 ओ या 194 क्यू का है तो मैक्सिमम रेट ऑफ टीडीएस 5% ही होगा। मैक्सिमम रेट ऑफ टीडीएस कितना होगा? 5% इंस्टेड ऑफ 20%। तो जरा चेक कीजिएगा, इफ पैन इज नॉट प्रोवाइडेड टीडीएस शैल बी डिडक्टेड एट हायर रेट, रेट इन एक्ट, रेट इन फोर्स और 20%। लेकिन अगर ये 194 ओ एंड क्यू का मैटर है तो मैक्सिमम रेट ऑफ टीडीएस कितना रहेगा? 5% रहेगा। एक बात और याद रखिए, मान लीजिए आपने मुझे पैन तो प्रोवाइड किया लेकिन ये पैन इनवैलिड है या ये पैन करेक्ट नहीं है, तो ऐसे केस में भी टीडीएस जो है ये हायर रेट से डिडक्ट होगा। सो वेयर द पैन प्रोवाइडेड बाय द डिडक्टर इज इनवैलिड और डज नॉट बिलोंग टू डिडक्टी, इट शैल बी डीम दैट पैन हैज नॉट बीन फर्निश्ड। और अगर पैन फर्निश किया ही नहीं है तो भी टीडीएस क्या होगा? हायर रेट से डिडक्ट होगा। क्लियर है? अच्छा, आपको याद है लास्ट ईयर तक के, दैट इज जनवरी 26 तक के, क्या होता था कि अगर सामने वाले ने रिटर्न भी नहीं भरा तो टीडीएस हायर रेट पे डिडक्ट होता था। तो एक सेक्शन हुआ करता था, सेक्शन था 206AB। याद आ रहा है मालिक आपको? ये सेक्शन फाइनेंस एक्ट 25 से क्या कर दिया गया है? कट कर दिया गया है। राइट? इसका मतलब अब सामने वाले ने रिटर्न भरा या नहीं भरा, आपको कोई लेन देन नहीं होना चाहिए। अब सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि पैन उसने फर्निश किया है या नहीं फर्निश किया है। क्लियर है मालिक? तो 206AB फाइनेंस एक्ट 25 से क्या कर दिया गया है? रिमूव कर दिया गया है। नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 198, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नॉट सो रिलेवेंट। हाँ, पर इसमें भी क्या आया है? अमेंडमेंट आया है, जरा ध्यान से सुनिए। टीडीएस जो भी डिडक्ट हुआ है, चाहे वो इंडिया में डिडक्ट हुआ हो, चाहे वो आउटसाइड इंडिया डिडक्ट हुआ हो, ये आपको क्रेडिट बोल करके मिल जाएगा। तो जरा ध्यान से सुनिए, ऑल सम डिडक्टेड, चाहे वो इंडिया में डिडक्ट हुआ हो, चाहे वो आउटसाइड इंडिया डिडक्ट हुए। अमेंडमेंट क्या आया है? आउटसाइड इंडिया जो भी टीडीएस डिडक्ट हुआ है इसका भी आपको क्या मिल जाएगा दोस्त? क्रेडिट मिल जाएगा। सो ऑल सम डिडक्टेड, इधर देखिए, ऑल सम डिडक्टेड इन इंडिया or outside India in respect of which assessee is allowed a credit, then it shall be deemed to be income। तो सबसे पहले आपका जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है ये पहले आपको आपकी क्या माननी है? इनकम माननी है, और फिर ये आपको क्या बोल के मिल जाएगा? क्रेडिट बोल के मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए आपने मुझे 9 रुपीज दिया आफ्टर डिडक्शन ऑफ 1 रुपीज एज टैक्स, तो मैं मेरी इनकम 9 मानू या 10 मानू? मुझे मेरी इनकम 10 माननी है पूरी। क्लियर है मालिक? ओके। और मैं जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है उसका क्या ले सकता हूं? क्रेडिट ले सकता हूं। डन है मालिक? हालांकि अगर टीडीएस 192 IA या 194 N में डिडक्ट हुआ है तो ये आपकी इनकम नहीं मानी जाती, ये आपकी इनकम नहीं मानी जाती। चेक कर लीजिए, सिर्फ ये बात याद रखिए, जितना भी सम डिडक्ट हुआ है, चाहे वो इंडिया में डिडक्ट हुआ है या आउटसाइड इंडिया डिडक्ट हुआ है, उसे मुझे मेरी इनकम ही कंसिडर करनी है। यस सर। नेक्स्ट आता है सेक्शन 197, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नॉट सो रिलेवेंट। फिर भी समझ लीजिए, अगर मान लीजिए मैं आपका टीडीएस डिडक्ट कर रहा हूं, आपको लगता है कि टीडीएस इस रेट पे डिडक्ट नहीं होना चाहिए या टीडीएस डिडक्ट ही नहीं होना चाहिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप एओ के पास जाएं, एओ से एक सर्टिफिकेट ऑब्टेन करें फॉर लोअर डिडक्शन, नो डिडक्शन। इसे हम ऑफिस में कहते हैं 15G 15H, और ये आप मुझे सबमिट कर दे। ये सर्टिफिकेट अगर आप मुझे सबमिट कर देते हैं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि टीडीएस या तो डिडक्ट ही नहीं करना या लो रेट पे डिडक्ट करना, जैसा सर्टिफिकेट कह रहा है बिल्कुल वैसा ही। सो प्रोसीजरल पार्ट है, एग्जाम में इतना नहीं पूछता। सो वेयर टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एंड एओ इज सेटिस्फाइड दैट टोटल इनकम justify the TDS at lower rate or no deduction, the AO shall on application made by SSC give him such certificate, right? The TDS is to be deducted at low or nil rate until such certificate is cancelled by AO। yes, हालांकि इन सेक्शंस के लिए ये एप्लीकेशन नहीं की जा सकती, हालांकि ये सेक्शन नंबर और ये लिस्ट दोनों भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। चेक कर लीजिए, तो इतना रिलेवेंट नहीं है, टाइम मत लगाना इस पे।
हाँ जी सर। अनदर आता है टीडीएस का सर्टिफिकेट। अगर मैंने आपका टीडीएस डिडक्ट किया तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको एक टीडीएस सर्टिफिकेट देने की, और ये मैंडेशन देता है सेक्शन 203। टीडीएस सर्टिफिकेट मुझे कब तक के इशू करना पड़ता है? 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग टीडीएस रिटर्न। टीडीएस रिटर्न का जो ड्यू डेट है वहां से 15 दिन के अंदर में आपको क्या करना है? ये सर्टिफिकेट सबमिट करना है। यस, सो इट इज टू बी डन विद इन 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ सबमिशन ऑफ टीडीएस रिटर्न। टीडीएस रिटर्न का जो भी ड्यू डेट है वहां से 15 दिन के अंदर में। तो बेसिकली 4 ड्यू डेट्स है टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करने की। यस जी सर। नेक्स्ट सेक्शन आता है 200A, प्रोसेसिंग ऑफ टीडीएस रिटर्न। मान लीजिए मैंने जितनों का भी टीडीएस कट किया है, मुझे सरकार को क्या देना पड़ता है? टीडीएस का रिटर्न सबमिट करना पड़ता है। अब ये जो टीडीएस का रिटर्न है, रिटर्न सबमिट होने के बाद इस रिटर्न का होता क्या है? इसे हम कहते हैं 200A, प्रोसेसिंग ऑफ टीडीएस स्टेटमेंट। जब भी ये रिटर्न जाता है सरकार इसका ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग करती है। जैसे नॉर्मल इनकम टैक्स रिटर्न का भी प्रोसेसिंग होता है, वैसे ही टीडीएस रिटर्न का भी प्रोसेसिंग होता है। इसमें से अर्थमेटिकल एरर और इनकरेक्ट क्लेम इफ एनी को क्या किया जाता है? एडजस्ट किया जाता है। आपका फाइनल सम पेबल या रिफंड ड्यू निकाला जाता है। यस, सो टीडीएस रिटर्न इंक्लूडिंग टीसीएस रिटर्न के लिए भी सेम ही सेक्शन है। इट शैल बी प्रोसेस एंड फॉलोइंग एडजस्टमेंट शैल बी मेड। अर्थमेटिकल एरर, इनकरेक्ट क्लेम, इंटरेस्ट, फीस, सम पेबल और रिफंड ड्यू शैल बी डिटरमाइंड। तो अल्टीमेटली क्या किया जाता है? ये ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग होता है और बाद में क्या इशू किया जाता है? एक इंटीमेशन इशू किया जाता है। ये इंटीमेशन कब तक जनरेट होता है? 1 ईयर तक के कभी भी जनरेट हो सकता है। सो इंटीमेशन शैल बी प्रिपेयर्ड एंड जनरेटेड एंड सेंड टू द डिडक्टर स्पेसिफाइंग द डिटरमाइंड टू बी पेबल और रिफंड ड्यू टू हिम। अल्टीमेटली एक स्टेटमेंट बताया जाता है और स्टेटमेंट के अंदर में आपको बताया जाता है कितना सम पेबल है या कितना सम रिसीवेबल है, रिफंडेबल है। अब यहाँ एक अमेंडमेंट आया है। अमेंडमेंट यह आया है कि बोर्ड इसके लिए कोई न्यू स्कीम भी बना सकती है जब रिटर्न कोई अदर पर्सन सबमिट करे। देखिए अब तक ऐसा होता है कि विजय ने रिटर्न सबमिट किया, इसके रिटर्न के प्रोसेसिंग का तो स्कीम एज ऑफ नाउ है। मान लीजिए विजय के अलावा किसी अदर पर्सन ने किया, क्योंकि देखिए अमलगमेशन डीमर्जर में ये दिक्कत आती है कि अमलगमेशन हो गया तो न्यू कंपनी हमारा रिटर्न भर रही है, तो उसके प्रोसेसिंग का कोई स्कीम अभी तक के नहीं था। अब लॉ कहता है 1/4/2025 के बाद अमेंडमेंट अमेंडमेंट अमेंडमेंट, बोर्ड एक स्कीम बनाने वाला है जिसके अंदर में रिटर्न फाइल किया गया अदर पर्सन द्वारा तो उसका किस तरीके से प्रोसेसिंग होगा। हालांकि अभी तक ये आया नहीं है, ये सिर्फ एक पावर है जो एडअप किया गया है सेक्शन के अंदर में। चेक कीजिएगा। यस सर। टीडीएस टीसीएस रिटर्न अगर आपने सबमिट नहीं किया तो कितनी फीस लगती है? 200 रुपीज की फीस लगती है फॉर एवरी डे ड्यूरिंग द डिफॉल्ट कंटिन्यूस। सो इफ यू फेल टू फाइल टीडीएस और टीसीएस रिटर्न देन he shall be liable to a fees of rupees 200 for every day of default। हालांकि फीस पेबल shall not exceed the TDS TCS पेबल, ये याद रखिएगा। चेक करिए। चलिए फर्स्ट सेक्शन टीडीएस का आता है सेक्शन 194B एंड डबल बी। सेक्शन में अमेंडमेंट है। क्या सेक्शन कहता है? अगर कोई भी पर्सन रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट को क्या पे कर रहा है, विनिंग फ्रॉम कैजुअल एक्टिविटी या हॉर्स रेस विनिंग का कॉम्पनसेशन दे रहा है, ये कॉम्पनसेशन 10,000 पर एनम के ऊपर जा रहा है। अब ये पर एनम वर्ड को कट कर दिया गया है, 10,000 इन सिंगल ट्रांजैक्शन कर दिया गया है। सो अगर लॉटरी विनिंग 10,000 के ऊपर गया सिंगल ट्रांजैक्शन में, या हॉर्स रेस विनिंग 10,000 के ऊपर गया सिंगल ट्रांजैक्शन में, तो टीडीएस कटेगा। टीडीएस कितना होगा सर? 30% का टीडीएस होगा। कब होगा? एट द टाइम ऑफ पेमेंट। यस और नो। याद रखिए इन दोनों सेक्शंस के अंदर में ऑनलाइन गेमिंग्स कवर नहीं है, उसके लिए एक सेपरेट सेक्शन दिया गया है। एंड अगर विनिंग इन काइंड होता है तो सीआईटी वर्सेस हिंदुस्तान यूनिलीवर का केस है जो कहता है कि पहले आपको अमाउंट रिकवर करना है, फिर ही विनिंग को क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्लियर है? तो अमेंडमेंट क्या है ये याद रखिए। 10,000 सिंगल ट्रांजैक्शन के ऊपर गया तो टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 30%। चेक कर लीजिए। नेक्स्ट सेक्शन आता है आपका टीडीएस ऑन ऑनलाइन विनिंग। अगर आपका ऑनलाइन विनिंग हो रहा है, राइट, अगर कोई विनिंग है ऑनलाइन गेम्स के थ्रू विनिंग है, ये अमाउंट अगर आप पे कर रहे हैं, एनी अमाउंट, टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 30%। तो आपकी अगर कोई भी विनिंग हो रही है एनी अमाउंट के ऊपर, जो आपका टीडीएस है ये कितने परसेंट पे है? 30% पे है। लेकिन 30% किसके ऊपर है ये इंटरेस्टिंग है जानना। 30% नेट विनिंग के ऊपर है। किसके ऊपर है दोस्त? नेट विनिंग के ऊपर है।
अच्छा, अब आप कहेंगे कि नेट विनिंग क्या होती है, तो हम उसको आगे डिस्कस करेंगे, 2 मिनट रुक जाइए। ओके, ये टीडीएस होता कब है? बेसिकली ये टीडीएस आपको तब करना है जब आप विड्रॉ कर रहे हैं, तो या तो आप अमाउंट एक्चुअली विड्रॉ कर रहे हैं उस टाइम पे टीडीएस होगा, या तो ईयर एंड पे आपको क्या करना है, टीडीएस करना है। सो जब भी अमाउंट विड्रॉ होगा तब ये टीडीएस होगा, या तो ईयर एंड पे आपको क्या करना है, ये टीडीएस करना है। ओके सर, अब मुझे एक बात बताइए, ये नेट विनिंग का मतलब क्या होता है? तो जैसे ही आप आगे आएंगे आपको यहां पे नेट विनिंग का मतलब पता चलेगा। बेसिकली नेट विनिंग का मतलब है ए प्लस डी माइनस बी प्लस सी। अब ये क्या है, ए बी सी डी? आइए आराम से समझाता हूं। ए का मतलब है जितना आपने विड्रॉ किया वो, और डी का मतलब है जो क्लोजिंग बैलेंस है वो। तो आप इमेजिन कीजिए आपका एक अकाउंट है, आपने जितना विड्रॉ किया उसके ऊपर टीडीएस प्लस क्लोजिंग बैलेंस जो है इसके ऊपर। सो ये हुआ आपका टोटल अमाउंट। इसमें से जितना अमाउंट आपने डिपॉजिट किया था वो, और जितना ओपनिंग बैलेंस है वो, ये आपको माइनस करना है। सो बेसिकली वापस से सुनिएगा, आपने जितना विड्रॉ कर लिया, राइट, या इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आपने 500 रुपीज डाले थे, इसके ऊपर 1000 रुपीज की विनिंग हुई, टोटल कितने हुए 1500। इसमें से 500 आपने पहले विड्रॉ कर लिए थे, बैलेंस में कितने बचे होंगे 1000। तो जो आपने विड्रॉ किया 500, दैट इज ए, जो क्लोजिंग बैलेंस पड़ा है वो 1000, ये हो गया टोटल 1500 माइनस ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कुछ था क्या? नहीं। आपने कितना डिपॉजिट किया था 500, तो आप देख लीजिए अल्टीमेटली 1000 में से 500 गए, 1000 रुपीज इज योर विनिंग, और इस नेट विनिंग के ऊपर ही 30% टीडीएस होगा, काम खत्म। यस, तो नेट विनिंग के ऊपर ही 30% क्या किया जाएगा, टीडीएस किया जाएगा। ओके, जरा इधर देखिए कुछ बातें। तो 30% किसका होने वाला है, नेट विनिंग का होने वाला है, दैट इज विड्रॉल प्लस क्लोजिंग माइनस माइनस, बोलो जल्दी से, ओपनिंग प्लस डिपॉजिट। ओके, विनिंग अगर काइंड में है तो पहले अमाउंट पहले पैसे टीडीएस का पैसा कलेक्ट कीजिए, फिर ही आप अमाउंट क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके सर, सर अगर विनिंग काइंड में है तो फेयर मार्केट वैल्यू कंसिडर किया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ डूइंग टीडीएस। अगर विनिंग काइंड में है तो फेयर मार्केट वैल्यू कंसिडर किया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ डूइंग टीडीएस। अब ये फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे? अगर प्लेटफॉर्म ने ये परचेस किया है तो जितने में परचेस किया है वो फेयर मार्केट वैल्यू माना जाएगा। मैन्युफैक्चर करते हैं तो जो एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है वही माना जाएगा। अगर मान करके चलिए एसएससी के मल्टीपल यूजर अकाउंट है, तब ये टीडीएस किस तरीके से होगा, यस और नो? तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, अगर एसएससी के मल्टीपल यूजर अकाउंट है तो ईच यूजर अकाउंट सेपरेटली कंसिडर किया जाएगा नेट विनिंग निकालने के लिए। सो इफ एसएससी हैज मल्टीपल यूजर अकाउंट, देन ईच यूजर शैल बी कंसिडर फॉर कैलकुलेटिंग नेट विनिंग एंड डिपॉजिट सेपरेटली, राइट? सो ये कंसिडर करना है। क्या आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो क्या इसे विड्रॉल माना जाएगा? लॉ कहता है नो सर, इट शैल नॉट बी कंसिडर एज विड्रॉल और डिपॉजिट। चेक कीजिए यहां तक का पार्ट। अच्छा, अब अगर ये एक और चीज हमें समझनी है विड्रॉल के ऊपर। आपको पता है जब भी हम इस तरीके का कोई अकाउंट बनाते हैं ड्रीम 11 या समथिंग, हमें एक वेलकम बोनस मिलता है। सो अगर वेलकम बोनस है, ये वेलकम बोनस आप विड्रॉ कर सकते हैं, तो इसे डिपॉजिट मानना होगा। तो जब आप एंटर करते हैं तो आपको एक बोनस मिलता है। अगर ये बोनस आप विड्रॉ कर सकते हैं तो इसे आप डिपॉजिट ट्रीट करेंगे एंड कैलकुलेशन में कंसिडर करेंगे। अगर ये बोनस विड्रॉ नहीं हो सकता तो आप इसे क्या नहीं ट्रीट करेंगे, टैक्सेबल डिपॉजिट ट्रीट ही नहीं करेंगे। यस और नो मालिक? ओके, हालांकि इस सेक्शन में टीडीएस करने की जरूरत नहीं है अगर नेट विड्रॉल कितने से ऊपर नहीं जा रहा, 100 रुपीज पर मंथ के ऊपर नहीं जा रहा, एंड डिडक्टर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है टू पे द डिफरेंस इफ द अमाउंट इज नॉट सफिशिएंट। तो ऐसे केस के अंदर में हो जाता नहीं। यस और नो? अच्छा, क्या जीएसटी इंक्लूड करना है वैल्यूएशन पर्पस के लिए? द आंसर इज नो, जीएसटी को आपको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। चेक कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सेक्शन आता है आपका 194D, द इंश्योरेंस कमीशन। इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं, द इंश्योरेंस कमीशन। तो देखिए इंश्योरेंस कंपनी अपने एजेंट्स को क्या पे करती है, इंश्योरेंस कमीशन के ऊपर कमीशन पे करती है। इंश्योरेंस जो वो करवा रहे हैं उसके ऊपर कमीशन पे करती है। अगर ये कमीशन का अमाउंट 20,000 से ऊपर गया, टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 2%। तो यहाँ पे अमेंडमेंट आया है, पहले यहाँ पे 15,000 एंड 5% था, यहाँ पे अब 20,000 एंड 2% है। यहाँ पे ये अमेंडमेंट को प्लीज एक बार चेक कीजिएगा। चलिए ठीक इसी तरीके से एक और सेक्शन आता है, सेक्शन 194G।
लॉटरी सेलिंग कमीशन, यहां पे भी अमेंडमेंट आया है। और बेसिकली देखिए जब भी 194 डी में अमेंडमेंट आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम जी में भी अमेंडमेंट आता ही आता है। यह है लॉटरी सेलिंग कमीशन। अगर कोई भी स्टॉकिस्ट या डिस्ट्रीब्यूटर किसी भी रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट को लॉटरी सेलिंग कमीशन देता है और ये लॉटरी सेलिंग कमीशन ईयरली 20,000 से ऊपर जाता है तो टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 2% एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। अब यहाँ एक बात समझने लायक बात है कि कमीशन चाहे आप इंश्योरेंस पे दे रहे हो या कमीशन आप लॉटरी पे दे रहे हो, दोनों के लिए भी लिमिट कितनी है? 20,000 एंड 2%। आसानी से याद हो सकता है। इन दोनों की लिमिट लास्ट ईयर तक के 15,000 एंड 5% थी, जो इस साल रिड्यूस करके 20,000 एंड 2% कर दी गई है। चेक कर लीजिए। नेक्स्ट सेक्शन आता है बेटा डिविडेंड। डिविडेंड सेक्शन 194 के अंदर में डील करता है। अगर कोई भी इंडियन कंपनी राइट या फॉरेन कंपनी जिसने इंडिया में पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स के लिए अरेंजमेंट किया है, ये किसी भी रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं, किस चीज का बेटा? डिविडेंड का। यस और ये डिविडेंड 10,000 पर एनम के ऊपर जा रहा है। डिविडेंड 10,000 पर एनम के ऊपर जा रहा है तो टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 10% एट द टाइम ऑफ पेमेंट। अब लास्ट ईयर तक की ये लिमिट 5,000 थी, इस ईयर ये लिमिट को 10,000 कर दिया गया है। सो अब कंपनीज तभी टीडीएस काटेगी जब डिविडेंड, मैंडेटरीली तभी टीडीएस काटेगी जब डिविडेंड कितने से ऊपर जा रहा होगा? 10,000 के ऊपर जा रहा होगा। हालांकि आप अगर डिविडेंड इन लोगों को दे रहे हैं तो टीडीएस करने की जरूरत नहीं। इफ डिविडेंड इज पेबल टू एलआईसी, जीआईसी, बिजनेस ट्रस्ट, यस एनी अदर पर्सन एज में बी नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट, या इफ डिविडेंड इज मेड बाय एनी मोड अदर देन कैश, तो ऐसे केस के अंदर में आपको टीडीएस करने की जरूरत नहीं है। चेक करिए आराम से। नेक्स्ट सेक्शन आता है 194K। 194K क्या बोलता है सर? म्यूचुअल फंड अगर कोई भी क्या कर रहा है, डिविडेंड दे रहा है, ठीक जैसे 194 में डिविडेंड का अमेंडमेंट आया है, 5,000 की जगह 10,000 किया है, सिमिलर अमेंडमेंट 194K में भी आया है। सो अगर म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करती है बेटा? डिविडेंड देती है, डिविडेंड 10,000 के ऊपर जाता है, टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 10%। यहाँ पे भी सिमिलर अमेंडमेंट आया है। सो यूटीआई ऑब्लिक म्यूचुअल फंड किसको दे रहे हैं सर? यूटीआई ऑब्लिक म्यूचुअल फंड किसी भी रेसिडेंट को डिविडेंड दे रहे हैं, ये एक्सीड कर रहा है कितने से? 10,000 पर एनम से, टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 10%। क्लियर है मालिक? यस चेक कीजिए। यस सर। नेक्स्ट अमेंडमेंट आता है 194 एलए का। 194 एलए में भी अमेंडमेंट है। 194 एलए टॉक्स अबाउट कंपलसरी लैंड एक्विजिशन। सो अगर क्या करते हैं, कोई भी पर्सन रेसिडेंट को कंपनसेशन देता है फॉर कंपलसरी लैंड एक्विजिशंस का। यस पहले यहां पे था 2,40,000 से ऊपर जाता है तो इसको एक्सीड करके कितना कर दिया गया है? 5 लाख कर दिया गया है। सो अगर मान करके चलिए कंपलसरी एक्विजिशन होता है, कॉम्पनसेशन 5 लाख के ऊपर आता है, टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 10% एट द टाइम ऑफ पेमेंट। टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 10% एट द टाइम ऑफ पेमेंट। हालांकि टीडीएस करने की जरूरत नहीं अगर ये कंपनसेशन रूरल एग्रीकल्चर लैंड के अगेंस्ट में आया है तो। पूछो क्यों? अरे पूछो ना क्यों? क्योंकि रूरल एग्रीकल्चर लैंड को कैपिटल एसेट माना ही नहीं जाता, तो वो अमाउंट टैक्सेबल होने नहीं वाली है। तो जब टैक्सेबल ही नहीं होने वाली तो उस पर टीडीएस लगने नहीं वाला, इसी के लिए। यस सो अगर कोई भी पर्सन रेसिडेंट को क्या देता है सर? कंपनसेशन देता है, ये कंपनसेशन 5 लाख के ऊपर जाता है, टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 10%। इज द रीसेंट अमेंडमेंट। चेक कर लीजिए। हाँ जी सर, आते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर। नेक्स्ट सेक्शन है 194H। 194H CHIJARS की सीरीज में है। वी हैव डन विद सी, वी हैव डन विद जे, यस और नो, वी हैव डन विद ए। एच 194H कमीशन। आपको अगर याद हो तो इंश्योरेंस एंड लॉटरी सेलिंग कमीशन के अंदर में लिमिट चेंज हुई है 15,000 से 20,000 और रेट रिड्यूस हुआ है 5% से 2%। अगर बात कमीशन की है तो यहां पे भी वही अपडेट आया है। इंश्योरेंस कमीशन हो, लॉटरी सेलिंग कमीशन हो या अदर कमीशन हो, इन तीनों सेक्शन को याद रखने का आसान तरीका ये है कि इन तीनों की लिमिट 15,000 से 20,000 कर दी गई है और रेट 5% से 2% कर दिया गया है। गेम ओवर। सो कोई भी स्पेसिफाइड पर्सन अगर किसी भी रेसिडेंट को कमीशन या ब्रोकरेज पे कर रहा है, ये कमीशन या ब्रोकरेज 20,000 पर एनम से ऊपर जा रहा है, टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 2% टू बी डन एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। यस और नो? सिक्योरिटीज के ऊपर जो आप कमीशन पे कर रहे हैं उसके ऊपर टीडीएस नहीं आता, लेकिन कमोडिटीज के ऊपर जो आप दे रहे हैं इसके ऊपर टीडीएस आता है। तो सिक्योरिटीज के ऊपर जो आप इंटरेस्ट या कमीशन या ब्रोकरेज दे रहे हैं, नो टीडीएस। कमोडिटी ट्रांजैक्शन पे जो आप दे रहे हैं, टीडीएस हैज टू बी डिडक्टेड। क्लियर है मालिक? यस ओके। अब आता है एक और पॉइंट जिसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या होता है, अगर टेलीकास्टर ब्रॉडकास्टर राइट, टेलीकास्टर ब्रॉडकास्टर ने आपको कंटेंट बनाने के लिए दिया है, तो लेट्स से मैं हूं कौन?
Amazon हॉटस्टार स्पेशल, मैंने अमेजोन गलत बोला, हॉटस्टार स्पेशल। हॉटस्टार स्पेशल क्या करता है, अपने हिसाब से सीरीज बनाता है, प्रोड्यूस अपने हिसाब से करता है, बस किसी प्रोडक्शन और डायरेक्शन का कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दे देता है। एंड जब प्रोडक्शन और डायरेक्शन हो जाता है तो कॉपीराइट भी खुद के नाम से रख लेता है, और इसीलिए बाद में वो उसे हॉटस्टार स्पेशल कहता है। अब यहां पे टेलीकास्टर ब्रॉडकास्टर ने सिर्फ दूसरे से काम करवाया, उसको पैसा दिया, और बाद में कॉपीराइट भी ट्रांसफर हो गया। तो लॉ कहता है कि भैया वेयर द कंटेंट इज प्रोड्यूस एज पर द स्पेसिफिकेशन प्रोवाइडेड बाय ब्रॉडकास्टर एंड टेलीकास्टर एंड कॉपीराइट भी ट्रांसफर हो जाता है, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट वाला गेम बन गया। इस पे 194C आना चाहिए, ना कि 194H। ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछा गया है, अपने एमआरपी बुक के अंदर में भी इसके ऊपर क्वेश्चन है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या किया, ब्रॉडकास्टिंग टेलीकास्टिंग करने किसी और को दिया, जब हो गया तब मैंने उसको कॉपीराइट भी मेरे नाम पे कर दिया। तो कौन सीरीज कौन सी बताना है मैंने बताया था, प्रोडक्शन कॉस्ट मैंने इनकर किया था, कॉपीराइट भी मेरे पास है। इस पे टीडीएस 194C में होगा, क्योंकि एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है, ना कि कमीशन के अंदर में। चेक कीजिए। हाँ जी सर। आते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। नेक्स्ट सेक्शन की सीरीज है आपकी 194I की। अगर आपको याद हो तो हम लोग कौन सी सीरीज पढ़ रहे हैं, CHIJARS। 194C डन, 194H डन, 194J डन, 194A डन, IRNS क्लियर है। तो आई पे आते हैं रेंट। जी हाँ, यहां पे भी फाइनेंस एक्ट 2025 से चेंज हुआ है, बदलाव ही बदलाव है जीवन के अंदर में। आप देख सकते हैं कितने सारे अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, और सिर्फ टीडीएस को लेकर के ही कितने 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 अमेंडमेंट है। इसीलिए मैंने क्या कहा कि अगर भैया, अगर आपने इसके रेगुलर क्लास नहीं होना, बहुत पुराने स्टूडेंट, एटलीस्ट आपको डीटी पढ़े हुए 1-1.5 साल हो चुका है, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज क्या कर लीजिए, फास्ट ट्रैक लीजिए, मेरा ही नहीं किसी का भी ले लीजिए, जिसका समझ में आता है उसका ले लीजिए, क्योंकि अमेंडमेंट्स बहुत सारे हैं। मैंने एक डिटेल्ड अमेंडमेंट वीडियो भी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया है, अगर आपको सिर्फ देखना है कि अमेंडमेंट कहाँ कहाँ है, आप वो भी देख सकते हैं। रिविजन तो मैं खैर यहाँ पे करवा ही रहा हूँ अमेंडमेंट के साथ, बट फिर भी अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं मालिक। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस, यही आपको हेल्पफुल भी रहेगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो ये याद रखिएगा। डन मालिक। चलो आते हैं आए। अगर कोई भी स्पेसिफाइड पर्सन रेसिडेंट एसएससी को क्या पे कर रहा है, रेंट पे कर रहा है। अब लास्ट ईयर तक के क्या था, यहां पे रेंट अगर एक्सीड करता था 2,40,000 पर एनम के ऊपर, लास्ट ईयर तक के था 2,40,000 पर एनम के ऊपर, इसे चेंज कर दिया गया है। अब इसे कर दिया गया है 50,000 पर मंथ और पार्ट डे के ऊपर जा रहा है, इंक्लूडिंग द एडवांस रेंट और अरियर्स ऑफ रेंट। तो आपको टीडीएस करना है। ये रेंट अगर प्लांट एंड मशीनरी का है तो टीडीएस 2% होगा, ये रेंट अगर अदर असेट का है तो टीडीएस 10% होगा। सो कम ऑन वंस अगेन, अगर आप क्या कर रहे हैं दोस्त, अगर आप रेंट पे कर रहे हैं, ये रेंट आपका 50,000 पर एनम या उससे ऊपर जा रहा है, ये रेंट अगर आप प्लांट एंड मशीनरी के लिए पे कर रहे हैं टीडीएस 2%, ये रेंट अगर आप अदर असेट के लिए पे कर रहे हैं टीडीएस क्या है बेटा, 10%। कुछ काम की चीज, अगर ये रेंट आप बिजनेस ट्रस्ट को दे रहे हैं तो आपको टीडीएस करने की जरूरत नहीं। सो एनी रेंट पेड टू अ बिजनेस ट्रस्ट, नो टीडीएस इज रिक्वायर्ड। यस, ये तो हम बोल चुके हैं कि एडवांस रेंट पे टीडीएस लगता है। बढ़ते हैं आगे। ईच को ओनर्स का शेयर डेफिनेट है, असर्टेनेबल है, तो लिमिट ऑफ 50,000 विल बी एप्लीकेबल फॉर ईच को ओनर। सो मान करके चलिए, अगर दो लोग मिल करके प्रॉपर्टी ओन कर रहे हैं, अगर ईच को ओनर का शेयर 50,000 पर मंथ या पार्ट डेयर ऑफ के ऊपर आ रहा है तो यस सर टीडीएस होगा। यहां आते हैं जापान एयरलाइंस का केस, ये बड़ा फेमस केस है जिसके ऊपर पास्ट एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। लैंडिंग एंड पार्किंग चार्जेस, तो देखिए क्या होता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लैंडिंग एंड पार्किंग चार्जेस पे करता है। कौन पे करता है? एयरलाइन कंपनी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को पे करती है लैंडिंग एंड पार्किंग चार्जेस। इस लैंडिंग एंड पार्किंग चार्जेस के ऊपर टीडीएस जो है ये 194C के अंदर में होता है, ना कि 194I। सो इंपॉर्टेंट चीज, लैंडिंग एंड पार्किंग चार्जेस के ऊपर जो टीडीएस है वो 194C में होगा, ना कि 194I में होगा। यस और नो? हाँ, अगर ऑब्वियसली बात है, अगर हम रेगुलर बैच के अंदर में बैठे रहते तो मैं बहुत डीप में इस केस लॉ को समझाता और बाकी चीजें करता। एज ऑफ नाउ रिविजन के लिए इतना ही ध्यान रखिए, लैंडिंग एंड पार्किंग चार्जेस पे टीडीएस होता है। हाँ, कौन से सेक्शन में? 194C। गेम ओवर। अब आते हैं नेक्स्ट। टीडीएस करने की जरूरत नहीं है अगर आप लीज रेंट पे कर रहे हैं, लीज रेंट पे कर रहे हैं, राइट, टू अ लेसोर हु इज अ यूनिट सिचुएटेड इन आईएफएससी फॉर लीज ऑफ एन एयरक्राफ्ट। सो अगर आईएफएससी यूनिट ने एयरक्राफ्ट हमें लीज पे दिया है, हम लीज रेंटल पे कर रहे हैं एयरक्राफ्ट लीज के लिए, मुझे टीडीएस करने की जरूरत नहीं है, मुझे टीडीएस करने की जरूरत नहीं है। सो लॉन्ग थिंग शॉर्ट, अगर मेरा रेंट 50,000 पर मंथ के ऊपर जा रहा है, प्लांट एंड मशीनरी का है 2%, अदर एसेट का है 10%। चेक कर लीजिए।
नेक्स्ट सेक्शन आता है बेटा 194J, जिसके अंदर में अमेंडमेंट आया है फाइनेंस एक्ट 2025 से। 194J हम सभी जानते हैं प्रोफेशनल पेमेंट, रॉयल्टी पेमेंट, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के लिए है, लेकिन यहाँ पे लिमिट जो है ये अपडेट हुई है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई भी स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन वही, इंडिविजुअल एचयूएफ को तभी टीडीएस डिडक्ट करना है जब लास्ट ईयर में बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर गया, प्रोफेशन से आने वाली ग्रॉस एसेट 50 लाख के ऊपर गई, एंड करंट ईयर में जो पेमेंट है ये प्रिस्क्राइब लिमिट के ऊपर है। अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ को कब करना है? तभी जब पेमेंट प्रिस्क्राइब लिमिट से ऊपर जा रहा है। स्पेसिफाइड पर्सन का डेफिनेशन यहां दिया है 194 CHIJARS, सब में ये डेफिनेशन कॉमन है, तो इसके आगे हम इसको स्पेसिफाइड पर्सन ही कहेंगे। तो स्पेसिफाइड पर्सन क्या करता है बेटा? स्पेसिफाइड पर्सन कभी भी किसी रेसिडेंट को पेमेंट कर रहा है, सिंगल पेमेंट एक्सीड इन टोटल, सिंगल एंट्री के लिए, जिसका मेरा मतलब है, सो लेट्स से अगर आपका एग्रीगेट पेमेंट साल भर में 50,000 पर एनम के ऊपर जाता है, पहले ये 30,000 था, अब ये 50,000 है। सो अगर आपका एग्रीगेट पेमेंट कितने से ऊपर जाता है बेटा? 50,000 पर एनम के ऊपर जाता है, एक्सक्लूडिंग द डायरेक्टर सेटिंग फीस, तो आपको टीडीएस करने की जरूरत है। तो लेट्स से आपका प्रोफेशनल फीस इंडिविजुअली 50,000 के ऊपर जाता है, जिसको आप प्रोफेशनल को पे कर रहे हैं, आप रॉयल्टी पे कर रहे हैं 50,000 से ऊपर जाता है, आप फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज पे कर रहे हैं 50,000 से ऊपर जाता है, तो आपको क्या करना है? टीडीएस करना है। टीडीएस कितना होगा? अगर आप FTS दैट इज टेक्निकल सर्विसेज का पेमेंट कर रहे हैं, टीडीएस विल बी 2%। अगर आप रॉयल्टी ऑन सिनेमैटोग्राफिक फिल्म के लिए पेमेंट कर रहे हैं, रॉयल्टी कर रहे हैं लेकिन किसके लिए? सिनेमैटोग्राफिक फिल्म के लिए कर रहे हैं, टीडीएस विल बी 2%। अगर आप कॉल सेंटर का पेमेंट कर रहे हैं, टीडीएस विल बी 2%। अदर केसेस और डायरेक्टर सेटिंग फीस के लिए टीडीएस इज 10%। सो अगर मैं इसे और शॉर्ट और क्लियर करना चाहूं, मान लीजिए मैं किसी प्रोफेशनल को पेमेंट कर रहा हूं, सिंगल पेमेंट 50,000 से ऊपर गया, टीडीएस विल बी 10%। मान लीजिए मैं रॉयल्टी का पेमेंट कर रहा हूं, 50,000 से ऊपर गया साल भर में या इन एग्रीगेट एज द केस में भी, तो आपको टीडीएस करना है कितना बेटा? 10%। सर अगर रॉयल्टी ऑन फिल्म्स कर रहा हूं, 50,000 से ऊपर गया, 2%। फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज 50,000 से ऊपर पे किया, 2%। कॉल सेंटर को पेमेंट कर रहा हूं, 50,000 से ऊपर गया, 2%। डायरेक्टर सिटिंग फीस पे कर रहा हूं, एनी अमाउंट, 10%। क्योंकि ये जो 50,000 की लिमिट है ये किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है? डायरेक्टर सिटिंग फीस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो डायरेक्टर सिटिंग फीस एनी अमाउंट, टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 10%। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस मालिक। ओके, एक बात याद रखिएगा, नोटिफिकेशन 88/2008 कहता है कि इफ यू आर मेकिंग अ पेमेंट टू स्पोर्ट्स पर्सन, कोच, ट्रेनी, टीम फिजिशियन, साइकोथेरेपिस्ट, इवेंट मैनेजर्स, ये भी 194J में कवर होते हैं और इनके लिए भी ये लिमिट एप्लीकेबल है। 194C के जैसे अगर आप ये जो पेमेंट कर रहे हैं किसी प्रोफेशनल को, ये पर्सनल नेचर का है, तो जे के अंदर में टीडीएस नहीं होगा। हाँ, जे में नहीं होगा, पर आप इसके 194M में डेफिनेटली कवर कर सकते हैं। नीचे दिया है प्रोफेशनल सर्विस का मीनिंग, नॉट सो रिक्वायर्ड। ये देखिएगा, मान करके चलिए आप जो पेमेंट कर रहे हैं, CBDT has notified following services in relation to sports activity as professional services। तो स्पोर्ट्स पर्सन, एम्पायर, रेफरी, टीम डॉक्टर, इवेंट मैनेजर, एंकर्स को भी पेमेंट कर रहे हैं, तो ये भी इसके अंदर में आएगा ही आएगा, राइट। ओनली स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आर कवर्ड ओवर हियर, यस, नथिंग एल्स। फॉर एग्जाम्पल डिबेट कॉम्पिटिशन वाले इसके अंदर में कवर नहीं होते, जो स्पोर्ट्स के डिबेट कर रहे हैं वो इसके अंदर में नहीं आते। ओके, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, टीपीए मेकिंग पेमेंट टू हॉस्पिटल ऑन बिहाफ ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। मान लीजिए थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर किसको पे कर रहे हैं? इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ पे डायरेक्टली किसको पे कर रहे हैं? हॉस्पिटल को पेमेंट कर रहे हैं, राइट। तो उस केस में दे आर लाइबल टू टीडीएस अंडर 194J। उस केस में दे आर लाइबल टू टीडीएस अंडर 194J। क्लियर है मालिक? फर्दर मोर, मान लीजिए आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का पेमेंट कर रहे हैं, आप किसका पेमेंट कर रहे हैं? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का पेमेंट कर रहे हैं। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का जो पेमेंट है इसे ऑलरेडी रॉयल्टी ही माना जाता है। इसे क्या माना जाता है? रॉयल्टी ही माना जाता है। टीडीएस 194J के अंदर में कवर किया जाएगा। यस, ओके। नेक्स्ट आता है बेटा आपका एक केस लॉ, मणिपाल हेल्थ सिस्टम का। ये केस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये केस कहता है कि मान लीजिए अगर कोई डॉक्टर है जो फ्रीक्वेंटली कहाँ करता है? विजिट करता है हॉस्पिटल के अंदर में, और आप इन्हें रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, तो ऐसे केस के अंदर में टीडीएस 192 में जाना चाहिए या 194J में आना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, देखो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, राइट, तो आपको 192 में लेके जाना है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता तो टीडीएस 194J में लेके आना है। क्लियर हो गई बात मालिक? यस, चेक कर लीजिए, नए लिमिट को याद रखिए। प्रोफेशनल का पेमेंट अब 30,000 नहीं 50,000 पर एनम है, हालांकि डायरेक्टर सेटिंग फीस 1 रुपए से टीडीएस है। हाँ जी सर, आते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर। 194C डन,
ये डन। अब आते ए के ऊपर, यहां आया है फिर एक अमेंडमेंट, इंटरेस्ट अदर देन ऑन सिक्योरिटीज के ऊपर। प्लीज ध्यान से सुनिए। मान लीजिए अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं और ये इंटरेस्ट सिक्योरिटीज पे नहीं कर रहे, सो लेट्स से आप बैंक अकाउंट पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, लेट्स से आप लोन पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, बेसिकली आप सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट नहीं पे कर रहे, तो कोई भी स्पेसिफाइड पर्सन, वही स्पेसिफाइड पर्सन जो सी और जी में भी लिखा हुआ है, रेसिडेंट को पे कर रहा है, राइट। जो पेयर है, अगर ये अदर एसएससी है, पेमेंट कितने से ऊपर चल जाना चाहिए, 10,000। एक टाइम पे ये 5,000 हुआ करता था, अब ये 10,000 है। सो पेमेंट अगर 10,000 के ऊपर चले जाता है, बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटी पेमेंट कर रही है, इंडिविजुअल पेमेंट 50,000 के ऊपर चल जाता है, या सीनियर सिटीजन को दिए गए इंटरेस्ट 1 लाख के ऊपर चल जाता है, 10% टीडीएस करना है। यस और नो। पहले ये लिमिट 40,000 एंड 50,000 थी बैंक के केस में, ये लिमिट को बढ़ा दिया गया है, 50,000 एंड 1 लाख कर दिया गया है। तो जरा ध्यान से सुनिए, विजय किसी को इंटरेस्ट दे रहा है और ये इंटरेस्ट लेट्स से लोन पे है, सिक्योरिटी पे नहीं है। ये विजय जो इंटरेस्ट पे कर रहा है, साल भर में 10,000 के ऊपर गया, विजय 10% टीडीएस डिडक्ट करेगा। मान लीजिए विजय बैंक लिमिटेड है, विजय बैंक किसी को पेमेंट दे रहा है, सॉरी विजय बैंक किसी को इंटरेस्ट दे रहा है, ये इंटरेस्ट नॉन सीनियर के केस में 50,000 से ऊपर जा रहा है, सीनियर के केस में 1 लाख के ऊपर जा रहा है, टीडीएस करना है 10% के हिसाब से। तो यहां पे चेंज आया है, यहां पे भाई साहब यहां चेंज आ गया है, ये लिमिट जो है ये चेंज हो चुकी है। ओके सर एक और बात बताइए, कुछ इंटरेस्ट अगर आप पे कर रहे हैं तो आपको टीडीएस करने की जरूरत नहीं है। पहला, अगर आप किसको दे रहे हैं, बैंक को ही इंटरेस्ट दे रहे हैं या कोऑपरेटिव को इंटरेस्ट दे रहे हैं, सो बैंकिंग कंपनी को अगर मैं इंटरेस्ट दे रहा हूं तो मुझे टीडीएस करने की जरूरत नहीं। फॉर एग्जांपल बैंक से मैंने लोन लिया है, मैं मेरा ईएमआई पे कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, मुझे टीडीएस करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अगर मैं कोई फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को पेमेंट कर रहा हूं, एलआईसी या यूटीआई को पेमेंट कर रहा हूं, मुझे टीडीएस करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं किसी ऐसी कंपनी को पेमेंट कर रहा हूं जो इंश्योरेंस बिजनेस कैरी आउट कर रही है, मुझे टीडीएस करने की जरूरत नहीं है, राइट। अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी, कैपिटल फंड या डेप्ट फंड को पेमेंट कर रहा हूं, मुझे इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी सर, अगर एक फर्म पार्टनर को पेमेंट कर रही है तो उसका टीडीएस 194 किस में नहीं आएगा बेटा, ए के अंदर में नहीं आएगा। नेक्स्ट, अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर या फिर किसी दूसरे कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंटरेस्ट का पेमेंट कर रही है, देयर इज नो टीडीएस। अगर गवर्नमेंट की कोई सिक्योरिटीज के ऊपर टीडीएस, गवर्नमेंट की किसी सिक्योरिटीज के ऊपर क्या दिया जा रहा है, इंटरेस्ट दिया जा रहा है, वो इस सेक्शन के अंदर में नहीं आएगा। अगर इंटरेस्ट दिया जा रहा है बाय मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्रिब्यूनल और इसका अमाउंट 50,000 से ऊपर नहीं जा रहा तो टीडीएस करने की जरूरत नहीं। जो इंटरेस्ट 1023 एफसी में जा रहा है उस पर टीडीएस करने की जरूरत नहीं। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन टाइम डिपॉजिट, एफडी के ऊपर जो जा रहा है, फॉलोइंग कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस, उनके लिए ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर है मालिक? यस। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, नई लिमिट आ चुकी है इंटरेस्ट अदर देन ऑन सिक्योरिटीज की। अदर पर्सन 10,000 से ऊपर जा रहा है तो ही टीडीएस करेगा। बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी एटसेट्रा 50,000 के ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हैं तो टीडीएस करना है। सीनियर सिटीजन को 1 लाख रुपीस के ऊपर दे रहे हैं तो टीडीएस करना है। कितने परसेंट से? 10% से। वैसे बच्चों मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने ऑलरेडी शॉर्टकट का टेबल आपके फर्स्ट पेज पे बना करके दिया है, वो एक बार आपने शॉर्टकट का टेबल पढ़ लिया, आपका काम खत्म हो जाएगा। यस और नो मालिक? और इन सभी चीजों को हमने रेगुलर और फास्ट ट्रैक के अंदर में बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया है, इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग करी है। तो ये बच्चों एज ऑफ नाउ फटाफट क्विक रिविजन आपको देखना है। ये रिविजन लगे तो 1 से 2 बार ज्यादा देख लेना ताकि आपका बहुत अच्छे से रिविजन हो जाए। क्लियर है मालिक? चेक कीजिए। और क्यों ये इसके मल्टीपल टाइम जरूरत है? क्योंकि इसका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। टीडीएस में इतने जगह पे चेंज है, आप देखिए ऑलमोस्ट हर सेक्शन जो मैं बता रहा हूं उसके अंदर में या तो रेट चेंज है या तो लिमिट चेंज है या तो दोनों चेंज है। तो प्लीज फोकस कीजिएगा। अच्छा, अब ये कोर बैंकिंग सॉल्यूशन वाले पे मैं वापस आता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्या होता था, एक बहुत गजब की चीज होती थी कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। ये वाला पार्ट एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इस पे फोकस कीजिएगा। अब देखिए ये जो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है ना, इसके लिए क्या होता था कि सीनियर सिटीजन्स क्या करते थे, उनका टीडीएस डिडक्ट ना हो इसी के लिए अपने डिपॉजिट्स को अलग अलग बैंक में रखते थे, अलग अलग एक ही बैंक के अलग अलग ब्रांच में रखते थे। अब सिंगल ब्रांच से जो इंटरेस्ट है वो 50,000 या 1 लाख के ऊपर जाता ही नहीं था, तो यहाँ पे टीडीएस होता ही नहीं था। एक दिन ऑडिटर ने पकड़ लिया, ऑडिटर बोलता है भैया आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, जब आपका एग्रीगेट पेमेंट एक बैंक के तरफ से जो अकाउंट होल्डर है उसको 50,000 या 1 लाख के ऊपर जा रहा है तो आपको टीडीएस करना चाहिए। मुद्दा लॉ इंटरप्रिटेशन का था कि 50,000 या 1 लाख जो लिमिट है ये पर बैंक है या पर ब्रांच है, इस बारे में क्लैरिटी नहीं थी। तो इस बारे में क्लैरिटी देते हुए बैंकिंग लॉस को चेक किया गया और देखा गया कि जिन बैंक्स ने सीबीएस अडॉप्ट करके रखा है, दैट इज कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर अडॉप्ट करके रखा है, इनके लिए जो 50,000 या 1 लाख है ये पर
बैंक वाली लिमिट होगी। सो अगर कोई सीनियर सिटीजन है 4 अलग अलग ब्रांच में जाकर के अपना एफडी रखता है, बराबर है, और चारों बैंक से आने वाला जो इंटरेस्ट है वो एग्रीगेट इंटरेस्ट 1 लाख से ऊपर जाता है, तो यस दे नीड टू डू टीडीएस। क्योंकि कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के अंदर में आप पर ब्रांच नहीं पर बैंक देखते हो, और अगर किसी बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटी ने सीबीएस को अडॉप्ट नहीं कर रखा है तो ये जो 50,000 या 1 लाख की लिमिट है ये इंडिविजुअली चेक करना है पर ब्रांच। यस सोनो मालिक? तो वेयर सीबीएस इज नॉट अडॉप्टेड, नो टीडीएस इफ interest paid by each branch does not exceed 50,000 या 1 lakh. Where CBS is adopted, TDS is deducted on the aggregate interest paid by all branch of the bank if exceed 50,000 और 1 lakh. Yes or no? Right? ओके ये एक और पॉइंट है जो सर्कुलर नंबर 23 2015 से आया था, इंटरेस्ट ऑन एफडीआर इन द नेम ऑफ रजिस्टर्ड जनरल ऑफ द कोर्ट। अब देखिए जब भी कोर्ट के अंदर में कोई मैटर जाता है तो क्या होता है, कोर्ट बोलता है एक सर्टेन अमाउंट आपको डिपॉजिट करनी है, और ये डिपॉजिट क्या किया जाता है, एक बैंक में रखा जाता है एज इंस्ट्रक्टेड बाय द कोर्ट। अब यहां पे क्या होता है, ये जो एफडी बनती है ये रजिस्ट्रार जनरल ऑफ कोर्ट के नाम से बनती है। अब इसके ऊपर क्या आता है, इंटरेस्ट आता है बेसिकली। अब होता ये था कि बैंक एफडी बनी है तो इंटरेस्ट तो देगी, अब बैंक एफडी बनी है तो इंटरेस्ट तो देगी, ये बात तो ठीक थी। अब ये लोग क्या करते हैं दोस्त, ये लोग इंटरेस्ट पे कर देते हैं। अब टीडीएस किसका कट जाता है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ कोर्ट का कट जाता है, जबकि कोर्ट का काम क्या है, इस पैसे को पकड़ना या इसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट डेवलप हुआ है अल्टीमेटली जो विन हुआ उस डिसीजन को लेकर के उसको क्या कर देना, ये इंटरेस्ट का अमाउंट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट सौंप देना। अब होता यह था टीडीएस किसका कट गया, रजिस्ट्रार ऑफ कोर्ट का कट गया, जबकि ये अमाउंट बिलोंग किसको करती है भैया, जिसका कोर्ट का डिसीजन जिसके फेवर में आएगा उसको करती है। तो हो ये रहा था कि क्रेडिट जिसको मिलना चाहिए उसको मिल नहीं रहा था, ऐसे केस के अंदर में डिफिकल्टी आ रही थी। एक सर्कुलर लाया गया, सर्कुलर नंबर 23 2015, कहा गया कि मान लीजिए अगर रजिस्ट्रार ऑफ जनरल ऑफ कोर्ट के नाम से एफडी बनाई गई, इसके ऊपर का जो इंटरेस्ट है बैंक तब तक इंटरेस्ट डिडक्ट नहीं करेगी जब तक कि कोई फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता, राइट। और जिस दिन कोर्ट ने फिर फाइनली डायरेक्ट कर दिया कि भैया ये जीता है इसको पैसे दे दो, तो उसको पैसे दिया जाएगा, उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा, और ये जो इंटरेस्ट दिया जाएगा उसको टीडीएस कट करके दिया जाएगा। तो भले ही एफडी किसके नाम पे है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ कोर्ट के नाम पे है, पर टीडीएस उनके नाम से होने वाला नहीं है। यस, सो इंटरेस्ट ऑन एफडीआर made in the name of registrar general of court or depositor of fund will not be subject to TDS till the matter is decided by the court। तो जब तक के कोर्ट मैटर डिसाइड नहीं करता था तब तक के काम होने वाला नहीं है। क्लियर है मालिक? ओके बढ़ते हैं आगे, इधर आइए सीधा पॉइंट नंबर 6 के ऊपर। पॉइंट नंबर 6 है नोटिफिकेशन नंबर 8 2013। क्या कहता है ये, इन केस ऑफ डिपॉजिट अंडर सी गैस वेयर डिपॉजिटिव हैज डिसीज्ड। सो मान लीजिए कोई एक पर्सन था, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर में आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप अपने पैसे को कहां रख सकते हैं, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर में रख सकते हैं। तो मान लीजिए आपने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर में पैसा रख दिया, जिसने पैसा रखा था वो गुजर गया। अब टीडीएस किसके नाम पे किया जाए, टीडीएस का क्रेडिट कैसे मिले? तो लॉ ने कहा कि जरा देखिए, टीडीएस क्रेडिट ऑन द इंटरेस्ट अप टू द डेट वो डिपॉजिटर को ही मिलना चाहिए। तो डेथ की डेट तक के जितना भी इंटरेस्ट अक्रू हुआ है इसके ऊपर जितना टीडीएस है वो उसका क्रेडिट किसको मिलेगा, डिपॉजिटर को, क्योंकि जिसकी डेथ हुई है उसका एक फाइनल रिटर्न भरना पड़ेगा, तो उसका क्रेडिट लॉजिकली उसको मिलना चाहिए। और डेट उसकी डेथ के बाद का जितना भी इंटरेस्ट है उसके ऊपर का टीडीएस का क्रेडिट उस लीगल हेयर को मिलना चाहिए अल्टीमेटली जिसको ये अमाउंट मिल रहा है। तो डेथ की डेट तक के टीडीएस का क्रेडिट किसको मिलेगा, डिपॉजिटर को, उसके बाद किसको मिलेगा, लीगल हेयर को। यस मालिक? तो यहां हम लोगों ने जितनी चीजों को इंपॉर्टेंट मार्क किया है 194 ए में वो एक बार देख लीजिए। हाँ जी सर, अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट सेक्शन पे 194 आर। मुझे ऐसा लगता है कि आपके अटेम्प्ट के लिए बहुत 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 रिलेवेंट है, तो जरा ध्यान से सुनना। 194 आर इसको पीजीपीपी के साथ इंटरलिंक करके जो हम लोगों ने एक लेक्चर में पढ़ा था वो आपको शायद याद ही होगा, राइट। सो अगर कोई भी बिजनेसमैन क्या करता है, पेमेंट करता है विच इज अ बेनिफिट और परक्विजिट अराइजिंग आउट ऑफ बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए मैंने किसी हमारे एजेंट्स से कहा कि भैया अगर आप हमारे 200 प्रोडक्ट सेल कर देते हैं मैं आपको एक थाईलैंड का ट्रिप दूंगा। सो एम आई गिविंग अ बेनिफिट और परक्विजिट टू द बिजनेसमैन बट इट इज रिलेटेड टू बिजनेस? यस। तो यहां पे आता है 194 आर,
रिलेटेड टू बिजनेस। इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। सो अगर कोई भी स्पेसिफाइड पर्सन क्या करता है, रेसिडेंट को कोई बेनिफिट या परक्विजिट प्रोवाइड कर रहा है जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 20,000 पर एनम से ऊपर होगी, तो टीडीएस विल बी 10% ऑफ द वैल्यू और एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सच बेनिफिट। सो मान के चलिए मैंने मेरे एजेंट को कहा कि आप हमारे 200 लेक्चर सेल कर दीजिए। उन्होंने क्या किया, 200 लेक्चर सेल कर दिया, मैंने 1 लाख रुपए का थाईलैंड का ट्रिप उनको दे दिया। अब ये जो बेनिफिट मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, क्या ये 20,000 के ऊपर है? द आंसर इज यस, मुझे 10% टीडीएस करना है। अब लॉजिकली अगर आप सोच करके देखेंगे, टीडीएस कट कौन करेगा? वही स्पेसिफाइड पर्सन। 194 CHIJARS, इन सभी सेक्शन में पेयर का डेफिनेशन कॉमन है, ठीक है। ओके अगर बेनिफिट मैं काइंड में दे रहा हूं, अब यहां पे थाईलैंड की ट्रिप तो मैं काइंड में दे रहा हूं, तो टीडीएस कैसे वसूला जाएगा? तो उतने ही अमाउंट का अमाउंट पहले मुझे रिकवर करना है एंड देन ही मुझे ये बेनिफिट को रिलीज करना है। सो इन केस द बेनिफिट इज इन काइंड, TDS shall be done before releasing the benefit and ensure that TDS required to be paid is actually paid. Yes or no मालिक? हाँ। फर्दर इसी सेक्शन के अंदर में कुछ और बातें भी होती है। पहला, व्हाट अबाउट द आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस? अब देखिए सर, ये जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस होता है इसका क्या किया जाए? अगर आउट ऑफ पॉकेट रिइंबर्समेंट आर द पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन और टीडीएस 194C और जे में ऑलरेडी हो चुका है, देन 194R में टीडीएस करने की जरूरत नहीं है। सो चेक कीजिएगा, इफ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस आर ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ कंसिडरेशन एंड टीडीएस अंडर 194C एंड जे आर ऑलरेडी डन, देन टीडीएस अंडर 194R इज नॉट एप्लीकेबल। पर अगर ये पार्ट ऑफ कंसिडरेशन नहीं है और इस पे टीडीएस नहीं हुआ एंड बेनिफिट 20,000 के ऊपर जा रहा है, टीडीएस लगेगा। TDS करने की जरूरत नहीं है, देयर वुड बी नो रिक्वायरमेंट ऑफ TDS इफ द क्लाइंट हैज नॉट बोर्न दिस एक्सपेंडिचर एंड द इनवॉइस इज इन द नेम ऑफ क्लाइंट एंड एक्सपेंसेस इज डायरेक्टली रिइंबर्स्ड बाय इट। सो अगर मान करके चलिए ये बेनिफिट आप उसके नाम से नहीं दे रहे, बिल आपके नाम से आया, आपने डायरेक्टली पे किया, तो आपने प्रैक्टिकली उसको बेनिफिट दिया ही नहीं, लॉ प्रूव ही नहीं कर सकता, तो ऐसे केस में TDS करने की जरूरत नहीं है। ये सुनो। अच्छा, अब कई बार ऐसा होता है कि डीलर की कॉन्फ्रेंस होती है। ये डीलर की कॉन्फ्रेंस न्यू प्रोडक्ट के लिए होती है, प्रोडक्ट बेटर कैसे करें इसके डिस्कशन के लिए होती है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस में आने के लिए किया गया खर्चा है या जो कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करने के लिए किया गया खर्चा है, क्या इसके ऊपर टीडीएस होगा? द आंसर इज नो। So expenses pertaining to dealer or business conference would not be considered as benefit or perquisite, और इसी के लिए फिर इसके ऊपर टीडीएस करने की जरूरत नहीं है। Yes or no? अच्छा, अगर मान के चलिए ये बेनिफिट या परक्विजिट्स हाई कमीशन, लिगेशन, कॉन्स्टिट्यूलेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फॉरेन स्टेट को दिया गया, तो इसके सेक्शन के अंदर में टीडीएस करने की जरूरत नहीं है। यस, कंपनी बोनस इशू करती है, तो क्या ये बोनस शेयर जो इशू किए गए सारे शेयरहोल्डर को, क्या ये बेनिफिट या परक्विजिट माना जाएगा? द आंसर इज नो। बोनस शेयर जो आप इशू कर रहे हैं सारे शेयर होल्डर को, और राइट शेयर जो डिक्लेयर कर रहे हैं आप सारे शेयर होल्डर को, वो इस सेक्शन से बाहर है। तो बोनस शेयर और राइट शेयर पे 194R नहीं आता, उस पर टीडीएस करने की जरूरत नहीं होती। यस और नो? ओके, एक और चीज जो काम की चीज है, 194R एप्लीकेबल नहीं होता है सेल्स डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, रिबेट्स गिवन टू कस्टमर। तो जो कस्टमर को हम सेल्स डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट देते हैं, वो एक बेनिफिट ही है उनको, और उसके ऊपर 194R टीडीएस करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है ये 9th वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। देखिए आज की जिस तरीके की मार्केटिंग चल रही है, इस मार्केटिंग के अंदर में सिचुएशन ये होती है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को अपने प्रोडक्ट दिए जाते हैं और उनसे ये प्रोडक्ट की मार्केटिंग करवाई जाती है। अब इसमें दो चीजें होती है, एक वो प्रोडक्ट हमेशा के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के पास रह जाता है, और दूसरा वो ये वापस कर देता है। अब लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कि अगर मान के चलिए हमने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से क्या किया, लेट्स से हमने हमारी क्लासेस का एडवर्टीजमेंट कराया जाकिर भाई से, जाकिर खान से, आपके अपने हमारे जाकिर भाई से, ठीक है। तो जाकिर भाई से हम लोगों ने क्या कराया, हमने हमारे बुक का नया जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 का बुक आ रहा है वो जाकिर भाई को भेजा, और जाकिर भाई ने उसका मस्त कवर पेज ये वो सब करके भेजा। अब ये बुक हमने वापस मंगाया नहीं, हमने बोला चलो यार जाकिर भाई के पास एक रहने दो बुक, राइट। तो ऐसे केस में क्या ये कोई बेनिफिट या परक्विजिट मान करके इस पे टीडीएस करना चाहिए? लॉ कहता है यस, अगर उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 20,000 पर एनम से ऊपर होगी तो। और मान के चलिए जाकिर भाई ने ये हमें वापस कर दिया, उन्होंने कहा कि देखिए यार मेरा तो शायरी वायरी से लेन देन है, पोएम से लेन देन है, तुम्हारे इनकम टैक्स को मैं क्या करूंगा, तो उन्होंने हमको बुक वापस कर दी। तब तो हमने प्रैक्टिकली सिर्फ एडवर्टीजमेंट करवाया है ना, उनसे उनको कोई बेनिफिट तो प्रोवाइड करवाया ही नहीं। सो वेयर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रिसीव द प्रोडक्ट, इज इट द बेनिफिट और परक्विजिट? यस, इफ सच प्रोडक्ट आर नॉट रिटर्न। तो जाकिर भाई ने अगर हमारा बुक रखा ही नहीं, राइट, हमें वापस दे दिया, तो टीडीएस करने की जरूरत नहीं। और अगर जाकिर भाई ने हमारा बुक रख लिया कि चलो यार विजय ने दिया है रख ही लेते हैं, तो जाकिर भाई ने हमारा प्यार रख लिया,
अगर इसकी वैल्यू 20,000 से ऊपर जाएगी तो हम जाकिर भाई को बुक तो दे देंगे, उनके बिहाफ पे टीडीएस हम पे कर देंगे, उनसे नहीं पे करवाएंगे, उनसे नहीं काटेंगे, हम हमारे बिहाफ पे कर देंगे, जाकिर भाई हमारे अपने हैं तो कोई बात नहीं। यस ऑन। हाँ, स्पेशल ओकेशंस पे अगर कोई गिफ्ट दिया जाए, अब जैसे बिजनेसमैन क्या होता है अपने डीलर्स को गिफ्ट देता है दिवाली पे, ईद पे, फेस्टिवल्स पे, क्या ये बेनिफिट या परक्विजिट माना जाता है? नहीं, इसे भी 194 आर के बाहर रखा गया है। यस मालिक, चेक कर लीजिए। हाँ जी सर, नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 194 एस, जिसको हमने हमारे वीडियो में भी डिस्कस किया है। राइट, सीए फाइनल का चार्टर विजन ऑलरेडी चालू है, मैंने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का चार्टर विजन ऑलरेडी डाल दिया है, तो आप एक बार देख लेना। ये सेक्शन कहता है कि मान के चलिए, राइट, अगर आप स्पेसिफाइड पर्सन हैं, स्पेसिफाइड पर्सन कंसिडरेशन फॉर एक्विजिशन ऑफ वीडियो पे कर रहे हैं 50,000 पर एनम के ऊपर, या फिर अदर पर्सन कंसिडरेशन पे कर रहे हैं फॉर एक्विजिशन ऑफ वीडीए 10,000 के ऊपर, तो टीडीएस विल बी 1% ऑफ सच सम। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिए मैं एक इंडिविजुअल हूं जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर कितने से ऊपर है? 1 करोड़ के ऊपर है। करंट ईयर में मैं एक क्रिप्टो करेंसी बाय कर रहा हूं, लेट्स से बिटकॉइन, 40 लाख का पेमेंट कर रहा हूं, क्या ये पेमेंट 50,000 के ऊपर है? यस, मुझे 1% का टीडीएस करना है। मान करके चलिए विजय लिमिटेड कंपनी है, राइट, अब कंपनी है, मैं 10,000 के ऊपर का पेमेंट कर रहा हूं क्रिप्टो करेंसीज के लिए, मुझे क्या करना है? 1% का टीडीएस करना है। दिस इज ऑल अबाउट 194 एस। चेक करिए। चलिए नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन इज 194 एम। अब मान के चलिए 194 सी, 194 जे, 194 एच, इन तीनों सेक्शन के अंदर में पर्सनल रीजंस के कारण अगर आपने पेमेंट किया है तो टीडीएस डिडक्ट नहीं कर सकते। लेकिन मेरे दोस्त, यही टीडीएस आप 194 एम में डिडक्ट करते हैं। सो इंडिविजुअल या एचयूएफ, राइट, अगर कोई भी पेमेंट कर रहे हैं विच इज बाय नेचर ऑफ अ पर्सनल पेमेंट, और ये पेमेंट एक्सीड करता है इन एग्रीगेट 50 लाख ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 2%। टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 2%। और इस सेक्शन में टीडीएस डिडक्ट करने के लिए आपके पास पैन नंबर होना जरूरी नहीं है। तो आपके पास पैन नहीं भी है पर आप पेमेंट कर रहे हैं विच इज इन द नेचर ऑफ लेट्स से अ कॉन्ट्रैक्ट और प्रोफेशनल पेमेंट और अ कमीशन, तो टीडीएस होगा एट द रेट ऑफ 2%। क्लियर है मालिक? सो लेट्स से मैं केटरिंग कर रहा हूं, मैंने जो केटरिंग करी वो लेट्स से मेरे ऑफिशियल पर्पस के लिए थी, 194 सी में जाएगा। यही केटरिंग मैंने मेरे छोटे भाई की शादी के लिए कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट कर दिया, एक्सीडिंग 50 लाख, 194 एम में जाएगा 2% के हिसाब से। चेक करिए। यस, नेक्स्ट सेक्शन आता है 192 ए, बैलेंस इन द ईपीएफ अकाउंट। अब देखिए, अगर मान के चलिए ट्रस्टी ऑफ ईपीएफ कभी भी एम्प्लॉय को क्या कर रहे हैं? पेमेंट दे रहे हैं, ये पेमेंट कितने से ऊपर जा रहा है मालिक? 50,000 से ऊपर जा रहा है, टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 10% एट द टाइम ऑफ पेमेंट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये इतना रेलेवेंट नहीं बनता। चेक कर लीजिए। सो ट्रस्टी ऑफ ईपीएफ कभी भी क्या कर रहे हैं? एम्प्लॉय को पेमेंट कर रहे हैं, 50,000 से ऊपर गया, टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 10%। नेक्स्ट सेक्शन आता है, नेक्स्ट सेक्शन इज 194 आईपी, रेंट पेबल। यस, देखिए, अगर इंडिविजुअल एचयूएफ लेट्स से घर का या पर्सनल रेंट पे कर रहे हैं जो बिजनेस से कनेक्टेड नहीं है, सो इंडिविजुअल एचयूएफ किसी भी रेसिडेंट को क्या देते हैं बेटा? रेंट देते हैं, और ये रेंट 50,000 पर मंथ या पार्ट देयर ऑफ के ऊपर जा रहा है, टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 2%। टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 2%। अच्छा, अब कुछ बातें जो यहाँ पे समझनी है, यहाँ पे टीडीएस करना कब होता है? सर अंडरस्टैंड, टीडीएस आपको डिडक्ट करना होता है ड्यूरिंग द लास्ट मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर और लास्ट मंथ ऑफ टेनेंसी विच एवर इज अर्लियर। टीडीएस आपको कब करना होता है? लास्ट मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर और लास्ट मंथ ऑफ टेनेंसी विच एवर इज अर्लियर, आपको क्या करना है? टीडीएस डिडक्ट करना है। एट द सेम टाइम आपको एक और चीज याद रखनी है कि मान लीजिए अगर सामने वाले ने पैन नंबर नहीं दिया तो टीडीएस हायर रेट पे डिडक्ट होता है, बराबर है कि नहीं? रेट इन एक्ट, रेट इन फोर्स और 20% के हिसाब से। तो आपको याद रखना है कि अगर 206AA एप्लीकेबल होता है अलॉन्ग विथ 194 आईबी, तो जो टीडीएस है, जो डिडक्शन है, इट शुड नॉट एक्सीड द रेंट पेबल फॉर लास्ट मंथ। द डिडक्शन शुड नॉट एक्सीड द रेंट पेबल फॉर लास्ट मंथ। तो चलो ध्यान से सुनिएगा, चलो ध्यान से सुनिएगा। सर अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ है, रेंट पे कर रहे हैं, रेंट एक्सीड हो रहा है 50,000 पर मंथ या पार्ट देयर ऑफ से, तो टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 2%। कब कट करना है? टीडीएस हैज टू बी डिडक्टेड ड्यूरिंग द लास्ट मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर और लास्ट मंथ ऑफ टेनेंसी विच एवर इज अर्लियर।
जी सर, आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर। नेक्स्ट सेक्शन इज 194 आई ए। देखिए, अगर आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और कंसिडरेशन कितने से ऊपर जाता है, 50 लाख रुपीस के ऊपर जाता है, टीडीएस हैज टू बी डन एट द रेट ऑफ 1% ऑफ कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर। सो अगर कोई भी एसएससी रेसिडेंट एसएससी को क्या कर रहा है दोस्त, पेमेंट कर रहा है, जहां पे कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50 लाख के ऊपर जा रहा है, वी हैव टू डू टीडीएस 1% ऑफ कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर। याद रखने का तरीका, ईमानदारी से एक्विजिशन। सो अगर आप एक्विजिशन कर रहे हैं 50 लाख के ऊपर कंसिडरेशन या स्टैम्प ड्यूटी है, 1% कर दीजिए। अच्छा, कुछ बातें आपको याद रखनी है। यहाँ पे जो टीडीएस रेमिट होता है ये फॉर्म नंबर 26 क्यूबी में होता है, और जो टीडीएस का सर्टिफिकेट है वो फॉर्म नंबर 16 बी के अंदर में जाता है। यस, अच्छा, सो अगर सेलर ज्वाइंटली भी परचेस कर रहा है या बायर भी ज्वाइंटली भी परचेस कर रहा है, लेकिन कंसिडरेशन 50 लाख के ऊपर है, तो टीडीएस आएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंडिविजुअल शेयर कितने का है। यस, सो इंडिविजुअली ये शेयर कितने का है, वो ओनर्स शेयर कितने का आ रहा है, डजंट मैटर। कंसिडरेशन 50 लाख के ऊपर होना चाहिए इस सेक्शन को अट्रैक्ट करने के लिए। इस सेक्शन में टीडीएस डिडक्ट करने के लिए आपके पास 10 नंबर नहीं भी है तो भी चल जाएगा। यस, तो द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 203A इज नॉट एप्लीकेबल। हाँ, कंसिडरेशन में हर तरीके के पेमेंट इंक्लूड होते हैं। यहां से प्रॉपर्टी का पेमेंट ही नहीं जाता। यहां पे अगर आपने पार्किंग चार्जेस के नाम पे कुछ पे किया है, मेंबरशिप फीस के नाम पे कुछ पे किया है, मेंटेनेंस के नाम पे कुछ पे किया है, सब कुछ इसके अंदर में इंक्लूड होता है। यस, यहां पे एक अमेंडमेंट था, लास्ट ईयर का था। अगर मान करके चलिए ट्रांसफरर या ट्रांसफरी दोनों भी एक से ज्यादा है, बट ओवरऑल कंसिडरेशन एग्रीगेट अमाउंट 50 के ऊपर जा रहा है, तो टीडीएस बन जाएगा। यस और नो। याद रखने का तरीका, सिंपली कंसिडरेशन फॉर अ प्रॉपर्टी exceed 50 lakh rupees or stamp duty value of the property exceed 50 lakh rupees, buyer will deduct the TDS at the rate of 1% of consideration or stamp duty value whichever is higher। चेक करिए मालिक। चलिए मालिक, नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट सेक्शन इज 194P। अब बेसिकली ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो बैंक के ऊपर थोपी गई है, लादी गई है। सी, क्या होता है, अब सीनियर सिटीजन को बेनिफिट देने के लिए बैंक के ऊपर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी। अगर आप एक स्पेसिफाइड बैंक है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है, राइट, आपके पास एक कस्टमर है बीइंग सीनियर सिटीजन। अब देखिए, पूरे इनकम टैक्स में सीनियर सिटीजन का मतलब 60 ईयर्स है। गॉड नोज व्हाई इस सेक्शन में सीनियर सिटीजन का मतलब 75 ईयर्स है, राइट। सो अगर कोई क्लाइंट है बैंक के जो 75 ईयर्स प्लस है, बेसिकली इंटरेस्ट एंड पेंशन इनकम ही जनरेट हो रही है, तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक एप्लीकेशन ले, किससे, उस सीनियर सिटीजन से, उनकी दोनों इनकम को कंसिडर किया जाए, एप्लीकेबल डिडक्शन एंड रिबेट कंसिडर किया जाए, एंड फाइनल टैक्स पेबल निकाला जाए। ये फाइनल टैक्स पेबल बैंक क्या कर लेगी, डिडक्ट कर लेगी। बैंक ने अगर इस तरीके से डिडक्शन कर दिया तो सीनियर सिटीजन को रिटर्न भरने की जरूरत नहीं। पहली बात तो ये कि अननेसेसरी बैंक इस चीज में इन्वॉल्व होगा ही क्यों, है ना। दूसरी बात ये कि सीनियर सिटीजन का मतलब यहाँ पे 75 ईयर्स आपने क्यों ला के रखा है, एंड आई डोंट नो कितने लोग कंफर्टेबल रहेंगे अपने डिडक्शंस बैंकिंग कंपनी के साथ शेयर करने के लिए, पर सेक्शन है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मुझे नहीं लगता काम का है, पर दिया तो है, चेक कीजिएगा। अगर कोई भी स्पेसिफाइड बैंक, राइट, किसी भी सीनियर सिटीजन को पेमेंट कर रही है, स्पेसिफाइड सीनियर मतलब 75 ईयर्स और मोर होना चाहिए, उनकी इनकम आनी चाहिए पेंशन एंड इंटरेस्ट से, और वो बैंक को क्या करेंगे, एक डिक्लेरेशन सबमिट करेंगे। वो बैंक को क्या करेंगे, एक डिक्लेरेशन सबमिट करेंगे, राइट। तो ऐसे केस में बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, द टीडीएस वुड बी डिडक्टेड बाय स्पेसिफाइड बैंक आफ्टर डिडक्शन अलाउेबल एंड रिबेट अंडर सेक्शन 87A। तो जो भी डिडक्शन अलाउड है एंड रिबेट अंडर 87A है, उसे क्या किया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा, एंड डिडक्ट द इनकम टैक्स ऑन द टोटल इनकम ऑन द बेसिस ऑफ रेट इन फोर्स, एंड अकॉर्डिंगली जितना टैक्स है उतना डिडक्ट कर लिया जाएगा। ऐसा करने से फायदा क्या है, सीनियर सिटीजन इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न देन। इस तरीके से अगर कुछ टीडीएस ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है तो फिर सीनियर सिटीजन को रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। नॉट प्रिपेयर, इतना ज्यादा प्रिपेयर मत कीजिएगा इस सेक्शन को लेकर के। तो यस सर, यहां हमारा पार्ट 1 जो है ये खत्म होता है। पार्ट 2 ऑफ द टीडीएस मैं फटाफट अपलोड कर दूंगा। बच्चों एज ऑफ नाउ क्या चालू है, बैचेस भी चालू है, मैं आपके अमेंडमेंट लेक्चर भी दे रहा हूं, मैं आपके रिवीजन लेक्चर भी दे रहा हूं, मैं अपने अदर वीडियोस भी दे रहा हूं।
बहुत मेहनत करता है। मैं ही नहीं, ऑलमोस्ट हर टीचर जो आपको यहाँ पे रिवीजन करवा रहा है वो हर एक जन मेहनत करता है। अगर आप एक स्टूडेंट है और आपको यहाँ हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा। बाकी कुछ कहना होगा मैं इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगा, और अगर आपको ये चार्ट्स बाय करने होंगे तो ekatvam academy.com से आप बाय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर के अंदर में। बाय बाय एंड टेक केयर।